नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक अहम शख्सियत, महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में खासतौर से अगर हम बात करें तो मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है। यहां पर लगातार अपोजिशन की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की काबिलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने कोविड टास्क फोर्स भी बनाया है। पृथ्वीराज चौहान साहब उसकी क़यादत कर रहे हैं। बहुत से सवाल हैं कोरोना से जुड़े हुए, महाराष्ट्र से जुड़े हुए, जो हम पृथ्वीराज चौहान साहब से करेंगे। खुद पृथ्वीराज चौहान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान साहब, न्यूज़ 18 उर्दू और खास मुलाकात में आपका बहुत इस्तकबाल है सर, वेलकम करते हैं सर। सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार हम देख रहे हैं कि मुल्क में जो रियासत, जो स्टेट सबसे ज्यादा मुतासिर है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में क्योंकि आप सीएम भी रह चुके हैं, इससे पहले क़यादत कर चुके हैं, आप नेतृत्व कर चुके हैं, ऐसे में सर क्या लग रहा है कि कहां पर कमी रह गई? ये जो संकट है आखिर इतना गहराता क्यों चला गया महाराष्ट्र में? देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए कि 25 मार्च को हमने लॉकडाउन किया जी, जिसमें एक तो पहले देरी हुई और सबसे बड़ा कारण है कि मुंबई हवाई अड्डा जो है उसमें रोजाना 16,000 लोग बाहरी देशों से आते हैं। 16,000। अगर आप एक महीने की समय सीमा लगाएं 25 मार्च से पहले जी, तो उस महीने भर में करीब करीब 5 लाख लोग मुंबई हवाई अड्डे आए थे। अब उनको क्वारंटीन करने की वहां पे कोई हालत नहीं थी या कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई इंतजामात नहीं थे जी। तो इससे क्या हुआ कि हुकूमत ने हाथ पर ठप्पा लगा के बोल दिया कि जाइए आप घर में क्वारंटीन कीजिए, जो नहीं हो सका। उन 5 लाख करीब करीब 4 लाख लोग तो मुंबई के आसपास और महाराष्ट्र में फैल गए। बाहर से बीमारी लाई और वो गांव में बीमारी फैला दी। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कारण मुंबई में और महाराष्ट्र में बीमारी फैलने का ये कि महाराष्ट्र का मुंबई हवाई अड्डा हमने बंद करने में देरी कर दी। अब मरकजी सरकार जो थी वो एक तो ट्रंप साहब का नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम करने में लगी हुई थी। उधर दिल्ली में जो सीएए का आंदोलन हो रहा था उसमें उसको निपटाने में लगी हुई थी और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगी हुई थी। लेकिन उस सरकार ने, मैं समझता हूँ, ध्यान देने में थोड़ी देरी कर दी। 25 मार्च तक बहुत हो चुकी थी। हमारे नंबर शुरू में पहले कम थे, इसलिए शायद हम थोड़े से आराम से हमने उस पर ध्यान दिया। और मैं समझता हूँ इसके लिए पूरी जिम्मेदारी मरकजी होम मिनिस्ट्री की है और मिनिस्ट्री की है और हवाई अड्डा चलाने वाली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की है। उनको ये करना चाहिए जी सर। इसके लिए आप सेंटर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो बीजेपी, जो अपोजिशन जिसे हम कह सकते हैं, जो अपोजिशन है बीजेपी का, वो तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे और जो विकास, जो अघाड़ी जो आप लोगों का है, आप लोगों का जो इत्तेहाद है, उसे एक तरह से नाकाम माना जा रहा है। बीजेपी उस पर सवाल उठा रही है कि पूरा का पूरा जो नेतृत्व है वो एक तरह से फेल हुआ है, उद्धव ठाकरे से काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष तो सत्ता में आने की कोशिश करेगा, चाहे कोरोना है या कोई एक एपिडेमिक है, लेकिन वो सत्ता हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, हम मरकजी सरकार की नाकामयाबी को क्यों छुपा रहे हैं? ये 16,000 तो लोग आते रहे हैं और महीना भर आते रहे हैं। 5 लाख लोग मुंबई आए हैं, उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। हमारे हवाई अड्डा ने पहले क्यों नहीं बंद किया? इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले क्यों नहीं बंद कर दी? एक तो कारण है कि लोग आए हैं और सारे विदेशों से आए और साथ में बीमारी लाए हैं और उसके बाद बीमारी फैल गई है। अब धारावी वगैरह, जैसे मैंने बताया कि क्वारंटीन करना मुश्किल है, धारावी कोई 2 दिन में तो पैदा हुई नहीं है। बिल्कुल। कई सारी सरकारें, इसलिए बीजेपी सरकार थी, किसी ने कोई कोशिश नहीं कही। मेरे टाइम में मैंने धारावी में एक मल्टी स्टोरी 18 मंजिली इमारत बना के वहां की झोपड़ियां कम करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे उसका कुछ नहीं हुआ। एक टावर बना के छोड़ दिया। तो धारावी को डिकंजेस्ट करना बहुत जरूरी है, वहां की आबादी कम बहुत जरूरी है। जो भी और जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज है वहां पे करना जरूरी है, वहां पे कंट्रोल करना। क्योंकि आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग करना कैसे संभव है वहां पे? एक कमरे में 5-5, 10-10 लोग रहते हैं वहां पे।
इतनी घनी आबादी है। तो इसलिए ये बात तो है, लेकिन इसका यह है कि सरकार कोई नाकामयाब रही है, इसका बिल्कुल सही नहीं है। ये सिर्फ सियासत हो रही है और विपक्ष जो है वो सड़कों पे उतर आया आंदोलन। सर लेकिन सरकार पर सवाल तो आपने भी उठाए। आपने कहा कि सरकार की नाकामी रही। जिस तरह से बड़ी तादाद में जो मजदूरों ने पलायन किया है, महाराष्ट्र से दूसरे स्टेट में गए, अपने अपने घरों को वापस हुए, उस पर आपने उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठाया है। आपने खुद ये बात कही कि सरकार नाकाम रही अपनी जिम्मेदारी निभाने में। नहीं, मैंने तो केंद्र सरकार पे कही थी बात, उद्धव ठाकरे पे नहीं गई थी जी, क्योंकि मरकजी सरकार उन्होंने पॉलिसी बनानी चाहिए थी, ट्रेनें मुफ्त करनी चाहिए थी, और जो भी रिसीविंग स्टेट्स है उन स्टेट्स को समझा के वहां पे क्वारंटीन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैंने जो सरकार नाकामयाब रही है कहा था, वो मरकजी सरकार के बारे में कहा था। नहीं, लेकिन जिस तरह से मजदूरों की सर बात करें, ठीक है आपने मरकजी सरकार की बात की, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बड़ी तादाद में मजदूर अपने अपने घरों के लिए रोड पर निकले, वो तमाम तस्वीरें आपके सामने भी एक तरह से रही और वो तस्वीरें सामने आई। और बाकायदा सर आपने उद्धव ठाकरे को खत लिखा कि जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं या दूसरे जो मजदूर पेशा लोग हैं, इनके लिए एक भत्ता जो है उसका ऐलान किया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो महाराष्ट्र की सरकार है उसकी नाकामी रही मजदूरों के मामले में, खासतौर से जिस तरह से बड़ी तादाद में मजदूर अपने घर जाने को मजबूर हुए? देखिए, एक तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स कहीं है तो मुंबई में है जी, किसी और शहर से ज्यादा तादाद बहुत ज्यादा है। अब पहले महीना भर आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, उनको खाना खिलाया जा रहा था, उनको कुक मील दिए जा रहे थे, उनको ड्राई रेशन दिए जा रहे थे, सब कुछ। लेकिन एक ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, फिर से इकोनॉमी फिर से शुरू होने का, लॉकडाउन खत्म होने का कोई आसार नहीं दिख रहे थे, सभी लोग एकदम अपने घर जाने लग गए, जो महीना भर से वहां रुके थे। लेकिन एक तो या तो कोई या कंस्ट्रक्शन वर्क चालू हो या कारखाने चालू हो, वहां पे पगार मिलनी शुरू हो तो वो रहेंगे। लेकिन ये सब बंद होने के कारण जिसकी जिम्मेदारी सूबाई सरकार पे नहीं दी जा सकती। हमने सारा इंतजाम किया था, लोग हमारे वॉलंटियर जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे जा रहे थे, लेकिन जब समय बीतता गया, करीब 2 महीने तक लॉकडाउन हुआ, तो लोग उनको घर पैसे भेजने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि पगार बंद हो गई थी और घर से खत आने शुरू हो गए थे, फोन आने शुरू हो गए थे कि भाई आपको वहां तनख्वाह भी नहीं मिल रही, तो आप कुछ पैसे भी हमको नहीं भेज रहे हो, तो कम से कम वापस तो आ जाओ। और एक लिमिट होता है कि जिसके चलते आपने उद्धव ठाकरे को जो लेटर लिखा था भत्ते के लिए, क्या उस पर सरकार ने कदम उठाया? क्या क्या एक्शन लिया सरकार ने? मैंने कई सारे सुझाव दिए हैं जी। मैंने मरकजी सरकार को भी सुझाव दिए हैं। एक शहरी के नाते मैं सुझाव देने का तो हकदार हूं, और मैंने महाराष्ट्र की सरकार को लिखा था कि जो रिक्शा ड्राइवर लाइसेंस जो लाइसेंस रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर से उनकी तादाद 13 लाख के करीब है पूरे राज्य में, पूरे सूबे में। तो उन 13 लाख लोगों को मैंने 5,000 सुझाया था, 3,000 देते, लेकिन 3 महीने तक उनको अगर 3-3 हजार रुपए मिलते, क्योंकि उनकी कमाई काफी अच्छी रहती है, और उनको एक अच्छी तरह से रहते हैं, वो उनके पास खाने पीने के, बच्चे अच्छे स्कूल भी जाते हैं, एकदम उनकी आमदनी 0 हो गई, खत्म हो गई, तो अब तो भूखे रहने लगे। तो मैंने ये कहा था, मैंने ये भी कहा था कि जो नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड ओनर नहीं है जी, जो भूमिहीन किसान वर्कर्स है, उनको भी भत्ता दिया जाए। और देखिए, पूरी सवाल जो अभी निर्मला सीतारमण जी का जो पैकेज है, इसका हम जो पुरजोर तरीके से जो विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है कि आज जरूरत है कि सरकार अपनी तिजोरी से, अपने बजट से उठाकर पैसे सीधे लोगों के हाथ में दे। अब निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख की तो बात की, प्रधानमंत्री ने 20 लाख की बात की, 20 लाख करोड़ की बात की, लेकिन जब पूरा डिटेल्स सारे ने देखे तो सिर्फ 1-1.5 लाख करोड़ रुपया ये सीधे लोगों के पास जा रहा है जी, चाहे प्रोविडेंट फंड के तरीके से हो, किसी और तरीके से हो, और बाकी इनको कहा जा रहा है कि आप कर्जा लीजिए। अब टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर को आप कहें कि नहीं, हमको आपको कर्जा देने को तैयार है, कर्जा लीजिए। 2 महीने उनका बहुत नुकसान हुआ है, वो बेचारा इधर उधर से पैसे मांगकर अपना घर किसी तरह चला रहा है। उसका कहे कि नहीं, और कर्जा ले लीजिए, हम आपको कर्जा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए,
आपको पैसा चाहिए, हाथ में सीधा पैसा चाहिए, चाहे रिक्शा चालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे छोटे कारखाने हो, छोटे अपने जो वर्कर्स हो जो खुद की रोजी रोटी कमाते हैं, उनका जो नुकसान हुआ है 2-3 महीने का, वो नुकसान की पूरा करने के लिए उनको हाथ में पैसा चाहिए, कैश मिलना चाहिए। अमेरिकी सरकार क्यों दे रही है कैश? हॉकर्स हैं, सब कुछ जो लोग हैं उनकी डेली कमाई होती है तब वो खाना खाते हैं, 2 महीने से बेचारे बंद पड़े हैं। यानी इसके लिए सीधे सीधे आप सेंटर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो इस तरह की परेशानियां महाराष्ट्र में हैं, इसके लिए एक तरह से आप सेंटर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सीधे सीधे चौहान साहब आपसे यह है कि महाराष्ट्र की सरकार में कितना दिया वहां के मजदूरों को? आखिर मजदूर वहां पर जाने, अपने घरों को वापस जाने को मजबूर क्यों हुए? अगर राज्य सरकार के पास जितना था उसमें से मजदूरों के लिए कुछ हुआ होता, उद्धव ठाकरे सरकार ने कुछ किया होता, तो शायद ये मजदूर अपने घरों को वापस नहीं जाते। चौहान साहब देखिए, उद्धव ठाकरे सरकार ने मजदूरों को पका हुआ खाना खिलाया, उनको ड्राई रेशन दिया, उनको और भी जरूरत चीजें थी, सैनिटाइजर हो चाहे साबुन हो, वो सब कुछ देने की कोशिश की, लेकिन पगार नहीं दे सके ना। पगार तो मालिक को देना पड़ेगा। तो ये देखिए सूबाई सरकार की जो माली हालत है उसको अगर आप देखें तो उनके टैक्सेस कहां से आते हैं? एक आरटीओ से आते हैं, एक लिकर पे, शराब पे एक्साइज से आते हैं, एक जब घर बेचते हैं, फ्लैट खरीदते हैं तो उस पर स्टैंप ड्यूटी से आते हैं, जो डीजल पेट्रोल की बिक्री होती है उस पर सेल्स टैक्स आता है। ये सारे के सारा बंद था। तो सूबाई सरकार के जो कर है, टैक्सेस हैं, वो सारे बंद हो गए थे। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि मरकजी सरकार को हर एक सूबे को पैसे देना चाहिए सीधा उठाकर। आपने सुना होगा कि जो हमारे वजीर साहब है, डिप्टी सीएम है अजीत पवार जी, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी, उन्होंने 50,000 करोड़ की मांग की थी। उसके बाद हमारे जो पुराने वजीर आला थे शरद पवार जी, उन्होंने 1 लाख करोड़ की मांग की थी। तो ये पैसा सरकार को अगर केंद्र सरकार, मरकजी सरकार नहीं देगी तो सूबाई सरकार के पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने पैसे उनके करों से पैसे। चौहान साहब, क्या लग रहा है कि जो ये त्रासदी है, जिस तरह से कोविड का एक बड़ा एक धचका पूरे मुल्क को लगा, ऐसे में आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वहां पर सेंटर उनके साथ भेदभाव कर रही है, जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं जहां जहां। देखिए ऐसे होना नहीं चाहिए, इसलिए मेरी गुजारिश सेंटर से है कि आप सभी राज्यों को पैसा दीजिए। क्या वेस्ट बंगाल के जैसे आपने 1,000 करोड़ दिया, वो उसके साइक्लोन के कारण दिया जी। लेकिन कोविड के कारण जो पूरी लॉकडाउन हुई है इकोनॉमी, उसके लिए हर एक सरकार को आपको एक मदद देनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेस सारे मरकजी सरकार इकट्ठी करती है। सूबाई सरकार के पास टैक्स इकट्ठे करने का कोई तरीका नहीं है। विशेषकर जब से आप जीएसटी लाए हैं, जो सरकार के पास, सूबाई सरकार के पास जो इंतजाम थे वो भी अब मरकजी सरकार के पास चले गए। तो जो भी टैक्स का इनकम होता है मरकजी सरकार का, उसमें से सभी सूबाई सरकारों को कुछ पैसे देना जरूरी है। वो नहीं देंगे तो जो महाराष्ट्र की जैसी सूबाई सरकारें हैं वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, उनके पास कोई तरीका नहीं है। चौहान साहब, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि कोरोना जितनी तेजी से फैला, उसके बाद मेडिकल स्टाफ पर भी सवाल उठने लगे और खासतौर से सरकारी अस्पतालों की जो बदहाली है महाराष्ट्र में, उस पर भी सवाल उठे। आखिर ये देन किसकी है? क्योंकि चौहान साहब, हम देखते हैं कि लंबे अरसे तक महाराष्ट्र पर हुकूमत की है कांग्रेस ने, फिर बीजेपी ने, और अब उद्धव ठाकरे जी। क्या आपको लगता है कि आखिर कमी कहां पर रह गई? जो मेडिकल जो एक तरह से अस्पतालों की अगर हम बात करते हैं तो ये एक बुनियादी मसला है, लेकिन इस पर भी हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक तरह से उसकी पोल खुली कि कितना बदहाल है मेडिकल सेक्टर। देखिए, ये मेडिकल सेक्टर का बदहाल तो पूरे देश में है। हमें जो पब्लिक हेल्थ पे जो हमें खर्चा करना चाहिए था, पब्लिक एजुकेशन पे जो खर्चा करना चाहिए था, उन्हें नहीं किया हुआ, और उसकी अब खामियाजा अब भुगत रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे बड़े एपिडेमिक के लिए तैयार नहीं थे। ये सच्चाई है। तो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए सच्चाई लागू नहीं है, ना किसी एक हुकूमत के लिए, पूरे देश की ये एक गलती हुई है कि हमें जो पब्लिक हेल्थ पे, जो सरकारी अस्पतालों पे जो रिसर्च। चौहान साहब, देखिए पूरे देश के लिए तो आप जवाबदेह नहीं होंगे,
आप लोग जवाबदेह तो सिर्फ महाराष्ट्र के होंगे जहां पर आपने सरकार चलाई है, जहां पर कांग्रेस लंबे अरसे तक सरकार में रही। बीजेपी से भी यही सवाल किया जाएगा अगर महाराष्ट्र की हम बात करें कि यहां पर सरकारी अस्पतालों की बदहाली आखिर क्यों है? हमने पैसा ही नहीं खर्च किया। और ये मैं मानता हूं कि हमने सिर्फ, हमारी बात है, गलती ऐसी नहीं, सभी सरकारों ने, हमारे से पहले आई हुई सरकार हो या हमारे बाद में आई हुई सरकार हो, चाहे मरकजी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, सभी ने, हमने जो पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमें जो खर्चा करना चाहिए था हमने नहीं किया हुआ है। कई सारे रिपोर्ट आए, कई सारे लोगों ने कहा कि आपकी पूरी जीडीपी का कम से कम 4% आप पब्लिक हेल्थ पे खर्चा करें। हम 1.5% से ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी देश गरीब है, हमारे जो कर टैक्सेस जो हमारी इनकम होती है ज्यादा नहीं है, तो जो पैसा आता है उसी का बंटवारा करना पड़ता है। तो हमको सड़कें बनानी है, डैम बनाने हैं, हाउसिंग बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाने हैं, बुलेट ट्रेन बनानी है, और वो फिर पैसा खत्म हो जाता है और पब्लिक हेल्थ के लिए पैसा नहीं बचता। ये मैं सिर्फ एक सरकार की, भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अब तक पूरे देश की यह गलती हुई है। और आप अगर पब्लिक हेल्थ के लिए खर्चा करें, आप एजुकेशन के लिए खर्चा करें, तो वो बैंक पॉलिटिक्स, उस पर फिर वोट देते समय लोग तो चाहते हैं कि हमारे चकाचक सड़कें होनी चाहिए, रूरल रोड्स होनी चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, इसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है। तो एक ऐसा दबाव आता है जो निर्णय लेने वाले राज्यकर्ता होते हैं, जो सरकारें होती है, कि आप हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें, बुलेट ट्रेन, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट्स, ये सब बनाइए, लेकिन जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जैसे स्कूली शिक्षा हो या सेहत की बात करें, तो उस पर नहीं पैसे हम खर्च कर सके। ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है, लेकिन एक बात है कि सभी सरकारें अब तक जो देश में आजादी के बाद जितनी भी सरकारें मरकज में और सूबे में आई हैं सरकारें, उन सब ने जो सेहत पे ध्यान देना चाहिए था, विशेषकर पब्लिक हेल्थ पे, हमने नहीं दिया हुआ। बिल्कुल। और बिल्कुल चौहान साहब, इसकी एक बहुत छोटी सी मिसाल मैं आपको बताऊं। महाराष्ट्र में आप मालेगांव को ले लिए, बहुत छोटा सा शहर है और बहुत ज्यादा आबादी यहां की नहीं है, लेकिन यहां पर कोरोना के बहुत ज्यादा पेशेंट हैं, काफी पॉजिटिव केसेस आए। लेकिन मालेगांव से जिस तरह से हमारे पास खबरें आई कि यहां पर एक भी सरकारी कोविड हॉस्पिटल नहीं है। अब इसे चौहान साहब अनदेखी कहा जाए, भेदभाव कहा जाए, बल्कि महाराष्ट्र के लोगों ने तो इसे एक तरह से कहा कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि जिस एरिया में कोविड के ज्यादातर वाकया है यहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं चौहान साहब। देखिए, ये अगर आपको याद होगा कि मालेगांव में जब दंगे हुए थे, तब उस समय विलासराव जी देशमुख हमारे सीएम थे, उन्होंने आकर, खास सोनिया जी भी आई थी, उस समय खास एक पब्लिक हॉस्पिटल मालेगांव में बनाया था। अब उस समय कोई कोविड का तो सवाल नहीं था, तो हम सरकारी अस्पताल ही बना सकते हैं। अब उस सरकारी अस्पताल में कोविड के पेशेंट को रखा जाता है। कोविड करके किसी ने पिछले 10, 15, 20 साल में कोई कहा नहीं था, क्योंकि पता नहीं था कि कोई ऐसी वायरल बीमारी कोई हो सकती है जिससे बहुत सारे बेड्स की आवश्यकता है। तो मुझे याद है कि मालेगांव में हमने सरकारी अस्पताल बनवाया था, विशेषकर जब मालेगांव में दंगे हुए थे उसके बाद। लेकिन चौहान साहब, सवाल तो ये उठ रहा है कि अब मौजूदा में अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे साहब की लीडरशिप में और आप लोगों की क़यादत में एक सेकुलर सरकार है महाराष्ट्र में। ऐसे में मालेगांव जैसे शहर में जहां पर पब्लिक परेशान है, इतने ज्यादा केसेस हैं और कोई भी सरकारी कोविड अस्पताल नहीं, तो उस पर सवाल तो सरकार पर ही उठेगा, आप लोगों पर ही सवाल उठेगा। देखिए, वहां पे सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन वहां के लोकल लोगों ने उस सरकारी अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया कि नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं चौहान साहब, और लोगों को जो महाराष्ट्र के लोग हैं उन्हें नासिक जाना पड़ता है या धुलिया जाना पड़ता है उन्हें। नहीं, देखिए, हमने कई सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको भी हमने कब्जे में कर लिया है, वहां पे हमने कोविड पेशेंट रखे हैं। मेरे गांव में भी हमने 2 प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर, हमने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया है और उसमें कोविड पेशेंट रखे हैं। तो कोविड के तो हॉस्पिटल कोई है नहीं, जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनमें कोविड के पेशेंट रखे गए हैं, और अगर वो कम पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने रख के वहां पे उसको कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया है, और एक आध हॉस्पिटल को जनरल हॉस्पिटल रखा हुआ है। सब जगह हुआ है, लेकिन शायद मालेगांव की स्थिति, एक तो बीमारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए शायद जो भी वहां पे हालात है वो बिगड़ गए हैं, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन कोई उसमें कोई बहज़ेबी बात उसकी खींचतान के लाना सही नहीं है।
ठीक है। चौहान साहब, क्योंकि आपके नेतृत्व में कांग्रेस कोविड टास्क फोर्स भी एक बनाया गया है, कितना फायदा इससे मिल रहा है? अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, कितना काम आपका जो ये टास्क फोर्स है कर रहा है? देखिए, हम करीब करीब 20 लोग उसमें टास्क फोर्स में हैं। जी। हमारी बातचीत होती रहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम पूरे 20 लोग इकट्ठा मिलते हैं, या फिर टेलीफोन पे हमारी बातचीत होती रहती है, ईमेल पे बातचीत हो रही थी। हमने एक रिपोर्ट जो है वो हमारे सूबे के जो मुखिया हैं, हमारे पार्टी के बाला साहब थोरात, उनको हमने दिए, ताकि वो उनमें जो सुझाव हमने दिए थे पार्टी की तरफ से जो सुझाव आए थे, उन सुझावों को काबीना की बैठक में रखा जाए और उसमें से जो भी बातें सही लगे उनको आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अभी हम कर रहे हैं, ये जो माली पैकेज दिया है जी, जो 20 लाख करोड़ का जो माली पैकेज आया है, उसको स्टिमुलस पैकेज कहा जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक दो दिन में हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बताएंगे कि कितना खोखला पैकेज है, जिससे किसी को कोई मदद नहीं मिलने वाली, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो उसकी हम बात करेंगे, पार्टी के अंदर करेंगे। जी जी, बिल्कुल। सर, एक सवाल ये उठ रहा है कि आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका ताल्लुक महाराष्ट्र से ही है और खुद आपने हुकूमत की है महाराष्ट्र पर, इस मसले को हल होने में कितना वक्त लगेगा? सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार की जो एक्टिविटीज हैं, उससे आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कह रहा है कि कितना वक्त लगेगा इससे उभर पाने में? अभी तक दुनिया में किसी को भी इसका सही अंदाजा नहीं लगाने की हालत में कोई भी नहीं है। जब तक इसका वैक्सीन हम ढूंढ नहीं लेते, अब आप जानते हैं कि वैक्सीन ढूंढने में काफी समय लगता है। वैक्सीन ढूंढने के बाद जिस देश में वैक्सीन पहले तैयार होगा, वो देश बड़ी मात्रा में वैक्सीन तैयार करके पहले अपने लोगों को टीका कराएगी, और बाद में जब अपने पूरे लोगों को टीका होगा या वैक्सीनेशन होगा, तब वो दूसरे देशों को अपनी वैक्सीन बेचेगी। तो इससे एक तो साल भर लग सकता है नया वैक्सीन बनाने में। जाहिर सी बात है कि कोरोना से सभी मुतासिर हैं, सभी परेशान हैं, लेकिन खासतौर से जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं और यहाँ के मुसलमानों और खासतौर से माइनॉरिटीज की सर बात करते हैं, तो महमूदुर रहमान कमेटी ने आज से कई साल पहले बताया था कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालत और माइनॉरिटीज की हालत दलितों से ज्यादा बदतर है। सर, क्या जो ये आफत आई है कोरोना की, ऐसे में महाराष्ट्र की जो माइनॉरिटीज हैं, जो अकलियत हैं, जो मुसलमान हैं, क्या उनके लिए किसी खास पैकेज पर कोई चर्चा हो रही है आप लोगों में? ये सरकार क्या उनके लिए कुछ अलग से करने जा रही है? देखिए, महमूदुर रहमान कमेटी का आपने जिक्र किया जी, उस कमेटी की जो सिफारिशें थी, उन्हीं को लेकर मैंने जी, जब मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर था, तब हमारे मुस्लिम तबके के जो पिछड़े जो वर्ग थे, पिछले घटक थे, उनके लिए हमने 5% हमने रिजर्वेशन कराया था। पहली बार आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने मुस्लिम तबके के गरीब लोगों के लिए, पिछड़े लोगों के लिए अगर सरकारी नौकरियों में और स्कूलों में अगर रिजर्वेशन दिया है, तो मेरी सरकार ने दिया था जी। लेकिन जैसे सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उसको पीछे रख दिया। तो वो मुस्लिम आरक्षण, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया था कि ठीक है, नौकरियों के लिए चाहे मनाही की गई हो, लेकिन जो शिक्षा संस्थान है, जो स्कूल है, कॉलेज है, उसके लिए कोई मनाही नहीं की थी। फिर भी मैंने जो कानून बनाया था, मैंने जो ऑर्डिनेंस लाया था, उसको बीजेपी ने खत्म होने दिया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका एक तरीका, और बाकी भी कई हमने बहुत सारी चीजें हमने की है रहमान कमेटी। नहीं सर, इस मुश्किल घड़ी में क्या मुसलमानों के लिए, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, क्या उनके लिए कोई सिफारिश आप करेंगे उद्धव ठाकरे जी से, महाराष्ट्र की सरकार से? देखिए, अभी तो हम तो सभी महजब बिना सोचे समझे सभी के लिए हम कोरोना से कैसे मुकाबला करें, उसमें हम लगे हुए हैं। एक बार कोरोना पे कंट्रोल हो जाएगा, पूर्व जैसी हालत अगर पहले जैसी हो जाएगी, तो जरूर इन पे हमें विचार करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट है, बहुत सारी, बिल्कुल दिल्ली के जो रिपोर्ट है वहां से लेकर महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बहुत सारी चीजें हमारे पास है। हमारी सरकार थी कि जिसने हर एक से हमें अलग अलग महकमा बनाया था अकलियतों के लिए। तो हम तो बिल्कुल सीरियसली कमिटेड है, और उद्धव ठाकरे जी भी कमिटेड है। हम पूरे मिलकर हम करेंगे जरूर, लेकिन पहले हमें मुकाबला करने का कोविड का।
बिल्कुल चौहान साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब ईद की आमद है, ऐसे में मुल्क के मुसलमान, उनके सामने ईद की खुशियां जरूर हैं, लेकिन ये खुशियां वो बिल्कुल खुलकर एक तरह से नहीं मना सकते हैं। इस मौके पर मुसलमानों को और ईद का क्या कुछ पैगाम आप देना चाहेंगे? जी, मैं ईद के मौके पर सभी हमारे अक़लियतों को, सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और साथ ही मैं गुजारिश करता हूं कि आपकी ईद की नमाज अपने घरों में अदा करें, ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हम इस कोविड का मुकाबला करते हैं, हम हालात पहले जैसे हालात जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करें। यही मेरी शुभकामना है, मुबारकबाद है। बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, कीमती वक्त आपने न्यूज़ 18 उर्दू को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खास बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।